हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्वांट स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि अभी नया साल आने वाला है, 2026 का साल। तो अभी तक जितने रिटर्न दे रखे हैं, पास्ट में 10 साल में कितना रिटर्न दे रखा है, 5 साल में कितना रिटर्न दे रखा है, तो मैं आपको सारा डिटेल में बताने वाला हूं। मैं आपको यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा क्वांट स्मॉल कैप फंड का अपने एक्सेल शीट में। तो पूरे वीडियो देखिएगा, उसको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं शुरुआत करता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वांट स्मॉल कैप फंड, इसका अगर आप देखें तो ये जो डेटा है ये 27 दिसंबर का है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि मतलब अभी नया साल आने वाला है, तो अभी उससे 2-3 दिन पहले का ही है डेटा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लॉन्च ऑन डेट देखें इस पर्टिकुलर फंड का, तो 1 जनवरी 2013 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखा जाए तो 13 ईयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। तो इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 13 ईयर्स में, तो 20.21% तक का रिटर्न है, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है कैटेगरी के हिसाब से। और इस फंड का अगर रिटर्न देखें 13 ईयर्स में 17.38% तक का मैसिव रिटर्न है। देखिए, मैं आपको चीज बता दूं, यहाँ पे अपने कैटेगरी कंपैरिजन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 से 4% से पीछे रह गया, 3% के करीब करीब आप मान सकते हैं। ये पीछे रह गया, कैटेगरी से को बीट नहीं कर पाएगा अगर आप ऑल टाइम रिटर्न के को अगर कंपेयर करें तो। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर आप एक म्यूचुअल फंड को थोड़ा जज करते हैं तो आप इसको कैटेगरी के साथ कंपेयर करके ही जज करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया, तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक बन जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज है कि ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है ना, सिर्फ जो क्वांट की जो कंपनी है वो चला रही है, लेकिन उससे पहले कोई दूसरी कंपनी चलाती थी। तो वो जो दूसरी कंपनी चलाती थी उसका जो रिटर्न था वो कुछ खास नहीं था, उनका जो स्ट्रेटेजी थी वो कुछ खास नहीं थी। लेकिन जब से इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को क्वांट का कंपनी चला रहा है ना, तब से आप देखेंगे इसका जो रिटर्न है वो बहुत ही मैसिव मिल रखा है। अगर आप देखें, तभी मैंने आपको नीचे देख पा रहे कि मैंने इसका 5 साल का रिटर्न के को कंपेयर करके दिखा रखा है। लेकिन अगर आप देखें तो 7-8 साल हो चुके हैं क्वांट के म्यूचुअल फंड को, मतलब इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चलाते हुए क्वांट कंपनी को। तो यहाँ पे देखा जाए 5 साल का रिटर्न कैटेगरी का तो 20.41% का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप देखें 5 साल का रिटर्न 31.22% तक का रिटर्न है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसने 5 साल के हिसाब से अपनी कैटेगरी को 10% से भी ज्यादा से बीट कर रखा है। मतलब करीब करीब आप मान सकते हैं 11% से बीट कर रखा है, जो कि एक बहुत बड़ा मार्जिन है। तो इस मामले में यहाँ पे देखिए पॉजिटिव फीडबैक ही रहेगा, क्योंकि देखिए क्वांट की जो स्ट्रेटेजी रहती है वो थोड़ी एग्रेसिव रहती है और एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवाने लायक रहती है। तो अब देख पाए कि तभी यहाँ पे जो रिटर्न है वो भी बहुत बड़ा मैसिव रिटर्न है। 5 साल भी एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म रहता है और इसमें भी एक अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है। तो इस मामले में मैं देखा हूं ऑल टाइम रिटर्न के हिसाब से मैं जज नहीं कर सकता क्योंकि दूसरी कंपनी चलाती थी। लेकिन 5 या 7 साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसने कैटेगरी को बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट कर रखा है, जो कि सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा रिटर्न के मामले में। अब यहाँ पे मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने डिसीजन ले लिया और 1,000 रुपए हर महीने आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कंटिन्यूसली 10 साल तक, लास्ट के 10 साल से आपने इन्वेस्टमेंट किया होता। तो पहले के 3-4 साल तो आपको अच्छे खासे रिटर्न नहीं मिलेंगे, जैसे मैंने बताया 7 से 8 साल तक ही क्वांट जो कंपनी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चला रही है, उससे पहले कोई दूसरी कंपनी चलाती थी। तो 7 से 8 साल के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, लेकिन पहले के जो 2-3 साल जो है वो एक अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिला होगा। तो उस मामले में भी देखा जाए तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आपने 1,000 रुपए महीने लगाए तो 10 साल में आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो आपका 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता है 10 साल में 3.81 लाख रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पैसा है आपका लगभग लगभग 4 गुना हो गया है। तो 4 गुना आपका पैसा, वो भी सिर्फ 10 साल में। तो इससे अच्छा रिटर्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब आप देखोगे कोई भी आप पॉलिसी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपको अगर पैसा डबल भी होता है वो भी मुश्किल से 15 या 20 साल में आप देखेंगे होता है। यहाँ पर तो 4 गुना हो गया वो भी 10 साल में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो रिटर्न है वो बहुत ही मैसिव है। वो आपको अभी इस चीज के बारे में आपको नीचे भी पता चलेगा। अभी मैं आपको गोल्ड के बारे में बताने वाला हूँ, कितना रिटर्न आपको मिला होता अगर आपने 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता है। तो आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता 1,000 रुपए हर महीने 10 साल तक, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया था 2.10 लाख रुपीज में। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे 10 साल में का पैसा डबल भी नहीं हुआ है, डबल से भी कम है। अगर यहाँ पे 2.4 लाख रुपीज होता तो यहाँ पे आप मानते कि हाँ डबल हो गया 10 साल में। लेकिन यहाँ पे फिर भी 30,000 रुपए कम है, मतलब डबल के आसपास है। लेकिन अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर इस गोल्ड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 1.74 लाख रुपीज में। तो हम देख पा रहे कि यहाँ पे जो कोई मैच ही नहीं है रिटर्न के मामले में। तो इसलिए कहते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है। तो देख पा रहे कि मतलब एफडी में आपको 1.74 लाख रुपीज में होते, और वहां पे अगर आप देखा जाए इस फंड का अगर आप 4 लाख के आसपास बन गया होता। तो आप देख पा रहे कि मतलब क्यों इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है, आपको यहाँ पे शीट में ही पता चल गया होगा। अगर अब देखिए अब 10 साल करते हो थोड़ा जज करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि
7-8 साल से तो क्वांट जो कंपनी है वो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चला रही है, लेकिन उससे पहले तो कोई दूसरी कंपनी चलाती थी, तो 2-3 साल से, तो वो जो 2-3 साल से जो है वो थोड़ा जज करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, वहां पे रिटर्न आपका थोड़ा और भी कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखा जाए क्वांट का 5 साल के हिसाब से, 5 साल में जो आपका अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 60,000 रुपए, और 60,000 रुपए आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 5 साल के बाद आपका जो रिटर्न जो है वो 1.45 लाख रुपीस बन जाता है। तो 1.45 लाख रुपीस मतलब यहाँ पे जो पैसा आपका डबल से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो देख पा रहे कि, लेकिन ना मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे आपका 5 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तब भी आपको 3 गुना के आसपास दिखेगा, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, अगर आप लास्ट के 1.5 ईयर्स देखेंगे या 1 ईयर्स के करीब करीब देखेंगे, तब का जो अप्रोक्स यहाँ पे 35% तक का क्रैश देखने को मिला है क्वांट स्मॉल कैप फंड में, जो कि लास्ट के 1 या 1.5 साल से जो क्वांट स्मॉल कैप फंड में महीने के महीने कंसिस्टेंटली एसआईपी कर रहे हैं, उनको ये पता ही होगा कि मतलब यहाँ पे ये फर्क क्या पड़ा है, मतलब 30 से 35% कैसे नीचे गया, जो लगाए होंगे उनका नेगेटिव गया होगा, फिर हर महीने लगाए हुए फिर नेगेटिव गया होगा, तो उनको ही पता है कि ये हुआ क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने 1.45 लाख रुपीस दिया, जो कि डबल से भी ज्यादा है। तो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव फीडबैक रहेगा रिटर्न के मामले में। अब यहाँ पे रिस्क वर्सेस रिटर्न रेशियो की बात करें, देखिए मैंने लास्ट के 5 साल का रिस्क और रिटर्न रेशियो का मैंने यहाँ पे डेटा दे रखा है। अगर आप म्यूचुअल फंड पिक करने में बहुत ही कंफ्यूजन में कि आपको पता नहीं चला कि म्यूचुअल फंड कैसे पिक करना है, कौन सी क्राइटेरिया के बेसिस पे पिक करना है, और आपने क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, तो आप ये बुक मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जिसका नाम है 100 म्यूचुअल फंड टिप्स फॉर बिगिनर्स इन इंडिया। बेसिकली बुक मैंने लिखी है और इसमें मैंने आपको 100 टिप्स बता रखे म्यूचुअल फंड के, जो कि मैंने प्रॉब्लम फेस करके, मैं नहीं चाहता कि आप भी वो प्रॉब्लम फेस कर, देखिए मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं 6 से 7 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो जो जो मैंने गलतियां कर रखी है, जो जो आपको वो गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए, तो मैंने इस म्यूचुअल फंड के इस बुक में लिख रखा है। आपको ये बुक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, अमेजोन में ई बुक के फॉर्म में अवेलेबल है। कैटेगरी को इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे रिस्क के बारे में जानना तो जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए आप सिर्फ रिटर्न के मामले में ही बैठ मतलब उसको ही सोच के आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, यहाँ पे रिस्क कम लेना जरूरी होता है। रिस्क को एडजस्ट करके जो अच्छा खासा रिटर्न दिलवाता है वही एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड होता है। अब यहाँ पे आप रिस्क भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं और रिटर्न भी कम मिल रहा है, या फिर रिटर्न भी बहुत ज्यादा मिल रहा है लेकिन आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा फेस करने को पड़ रही है, तो वहां पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे रिस्क रिटर्न रेशियो जानना जरूरी है। तब शीट में देख पा रहे होंगे मैंने लास्ट के 5 साल के रिस्क रिटर्न रेशियो निकाल रखे हैं। यहाँ पे जो 2 पैरामीटर्स मैंने यूज कर रखा है, एक है आपका बीटा और दूसरा आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। तो बीटा बेसिकली क्या होता है, आपको बताता है वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, बेंचमार्क के कंपैरिजन में ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल है आपको इससे पता चलता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 1 से नीचे उसे ठीक ठाक सा माना जाता है, लेकिन 1 से थोड़ा बहुत नीचे मतलब 0.9 हो या 0.95 भी हो वो भी बहुत ज्यादा होता है, वहां पे आपको पता चलता है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो जितना कम हो वो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का बीटा अगर आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो आपको 0.84 दिखेगा। इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का कैटेगरी देखा जाए 0.81 दिखेगा। तो यहाँ पे जो है रिस्क वॉलेटिलिटी आपको थोड़ा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू इट्स कैटेगरी। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर डिफरेंस है, 0.3 का है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा खासा आप मान सकते हैं कि मतलब कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा रिस्क लेके चलता है, वॉलेटिलिटी के मामले में थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, जो आपका एक एवरेज, जैसे कि मान लीजिए आपका एक एवरेज रिटर्न है, मान लीजिए आपका 10% तक का एवरेज रिटर्न है, तो उसे कितना प्लस उसे कितना माइनस आपको हर साल तक रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। वैसे एग्जांपल लीजिए 10%, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन अगर 15% निकला तो 10 प्लस 15 कर दीजिए तो आपको 25% बना, और 10 माइनस 15 कर दीजिए तो आपको -5% मिला। तब एक रेंज बन गया, यहाँ पे क्या बना, -5% से लेकर 25%। तो इसी के बीच में आपको रिटर्न मिलने के हर साल चांसेस रहते हैं। तो ये अगर स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम हो उसे अच्छा खासा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एक वॉलेटिलिटी की जो एक रेंज है ना वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का 17.46 है, और इस अगर कैटेगरी देखा जाए तो 16.80 है। तो देखा जाए तो दोनों को अगर आप कैटेगरी के साथ कंपेयर करें या फिर इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को भी देखा जाए ना, तो बहुत ज्यादा आपको देखा जाए स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको बहुत ही मैसिव देखने को मिलेगी, 17.46 बहुत ज्यादा होता है। तो रिस्क के मामले में मैं आपको बता दूं, कैटेगरी के कंपैरिजन में देखा जाए तो आपको लगभग बराबर ही देखने को मिलेगा, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेके चल रहा है, मतलब आप देखेंगे 19-20 का फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे थियोरेटिकली, अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा रिस्क लेके चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप स्टैंडर्ड डिविएशन जो है 17.46 का है, जो कि बहुत ज्यादा होता है।
अब यहाँ पे रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करते हैं, रिटर्न कैटेगरी कंपैरिजन में बहुत ही हाई है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डेटा 7 या 8 ईयर्स के हिसाब से बता रहा हूँ या फिर 5 ईयर्स के हिसाब से बता रहा हूँ। ऑल टाइम रिटर्न को कंपेयर करके नहीं बता रहा, क्योंकि ऑल टाइम में तो डेफिनेटली यहाँ पे रिटर्न कैटेगरी कंपैरिजन में लो ही आपको दिखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा रखा है 13 ईयर्स में आपको कैटेगरी का 20.21% है, लेकिन इस पर अगर देखा जाए तो 17.38% है। लेकिन अगर आप 5 या 7 साल के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे रिटर्न जो है कैटेगरी कंपैरिजन में बहुत ही मैसिव है, बहुत ही हाई है, बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट कर रखा है। लेकिन रिस्क की बात करें तो रिस्क भी उस मामले में बहुत हाई है, बहुत हाई है। मतलब आप देख पा रहे कि कैटेगरी में भी आपका अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ही हाई है और बीटा देखा जाए बहुत ही हाई है, लेकिन ये कैटेगरी से भी बहुत ज्यादा रिस्क लेके चल रहा है। 0.84 आपका बीटा बन जा रहा है और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन भी बहुत ज्यादा हाई है। तो यहाँ पे देखा जाए या रिटर्न के मामले में यहाँ पे हाई है, आप पॉजिटिव फीडबैक देंगे, लेकिन रिस्क के मामले में भी हाई है तो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक देंगे, तो जो पॉजिटिव फीडबैक दिया वो भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो नीचे और भी थोड़ा बहुत डिटेल एनालिसिस करते हैं, उसी बेसिस पे हम जज कर पाएंगे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने डिसीजन ले लिया और मिनिमम एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। क्योंकि देखिए आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो सिर्फ 1000 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, तो 1000 रुपए ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख पा रहे कि सिर्फ सॉरी 5000 रुपीज है। तो आप देख पा रहे कि मतलब 1000 रुपए एसआईपी है और लमसम जो है आपको 5000 रुपीज है, जो कि एक बहुत ही मिनिमल चार्ज है, ज्यादा कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। अब यहाँ पे लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करा, कभी भी यहाँ से आपने एग्जिट मार लिया। अब यहाँ पे एम साइज की बात करें तो एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इससे आपको पता चलता है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो एम साइज अगर आपका कम हो ना तो उसमें क्या होता है, लोगों का भरोसा नहीं है। तो एक प्रॉब्लम रहती है कि लोगों का भरोसा नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो हो रखा है जो कि यहाँ पे लोगों का भरोसा नहीं आ रहा है। या तो रिटर्न अच्छा नहीं दे रहा, या तो इसमें मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, या तो इसका जो क्या कहते हैं लिक्विडिटी अच्छी नहीं है, जब हम कैश आउट करने की कोशिश करते हैं हमें मिल नहीं पाता है। तो ये सब प्रॉब्लम फेस करने को पड़ती है। तो यहाँ पे तभी एम साइज का कम रहता है। लेकिन अगर एम साइज आपका ज्यादा हो तो उसमें फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, उसका अगर देखें हम लमसम बंद कर देते हैं, कभी कभार आपका एसआईपी बंद कर देते हैं, तो प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि उसका एम साइज इतना ज्यादा है कि वहां पे मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है, पैसा इतना ज्यादा आ गया है। लेकिन अगर फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर लेते कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो एम साइज अगर ज्यादा हो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन कम हो वो डेफिनेटली एक मैटर ऑफ कंसर्न है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए एम साइज 30,504 करोड़ रुपीज है। तो 30,500 करोड़ रुपीज बहुत ज्यादा होते हैं अगर देखा जाए। लेकिन इसका जो टाइम फ्रेम देखा जाए तो जो कि 13 ईयर्स है, तो 13 ईयर्स के मामले में देखा जाए एम साइज एकदम परफेक्ट है। तो एम साइज ना तो ज्यादा है ना तो कम है उस मामले में, क्योंकि देखा जाए मैंने जो क्राइटेरिया सेट कर रखा है, अगर आपका जो फंड है वो आपका 10 साल से पुराना फंड है और 15 साल के बीच में, तो आपका जो एम साइज अगर मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर आपका 30,000 या 40,000 करोड़ रुपीज के बीचों बीच है, तो एक ठीक ठाक से आप उसको एम साइज मान सकते हैं। लेकिन उससे एक्सीड कर जाता है तो थोड़ा एम साइज ज्यादा है। लेकिन फंड मैनेजर का मैनेजमेंट कर लेते कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एम साइज ज्यादा होने में प्रॉब्लम नहीं है। एम साइज अगर कम है तो डेफिनेटली वहां पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो एम साइज के अंदर में यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, मैं सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एम साइज एकदम परफेक्ट है ईयर के हिसाब से, जितना साल पुराना फंड है उसकी बेसिस पे। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, दिमाग लगाने वाले कौन है, आपके फंड मैनेजर। फंड मैनेजर दिमाग लगाते हैं, आपका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, आपका स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवाते हैं। तो उस मामले में अगर देखा जाए तो एक्सपेंस रेशियो आपको एज एन मैनेजमेंट फीस उनको पेमेंट कर कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि आपको वो आप तो दिमाग लगा नहीं रहे ना, वो लगा रहे हैं। वो अपना सारा मतलब अपना जो उन्होंने पढ़ाई कर रही है, उनको फाइनेंस का जो नॉलेज है, उनको जो स्टॉक का जो फंडामेंटल एनालिसिस करवा रखे है, वो अपना स्किल लगा के वो आपको इन्वेस्टमेंट के आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो उनको एज ए मैनेजमेंट फीस कुछ पैसा देना पड़ता है। तो ये आपका जो पैसा है क्या कहते हैं, आपका ओवरऑल जो कॉर्पस का है उसका आपको कुछ परसेंटेज देना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका आप देख पा रहे हैं 0.71% देना पड़ता है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। तो मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा कि देखिए मैंने जो क्राइटेरिया सेट करके आपका एक्सपेंस रेशियो 1% से नीचे होना जरूरी होता है, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं ये नहीं चाहता कि यार आप 1 साल तक इन्वेस्टमेंट कर सॉरी 10 साल तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 10 साल के बाद आपका एक्सपेंस रेशियो 1% है और आप आपका अगर 1 करोड़ रुपए अगर आप 1 लाख रुपए एक्सपेंस रेशियो पेमेंट कर रहे हैं, तो इतना बड़ा अमाउंट अगर आप एज एन मैनेजमेंट फीस पे करेंगे तो आपको डेफिनेटली मन दुख होगा। तो उसमें मतलब आप भी बोलेंगे यार क्या मैंने फंड ले लिया जिसमें मुझे इतना ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है एज ए मैनेजमेंट फीस। तो ये थोड़ा कम होना जरूरी होता है। तो 1% से नीचे होना कम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखिए 0.9% या 0.95% भी बहुत ज्यादा होता है, 0.8% भी ज्यादा होता है।
तो यहाँ पे मैं एक्सपेंस के मामले में एक अच्छा सा पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। 0.71% है, जो कि ठीक ठाक है, थोड़ा और कम हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आप इसको एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, सुपर पॉजिटिव फीडबैक नहीं दूंगा। ठीक है, अगर एक्सपेंस यहाँ पे 0.6 होता है, 0.5% होता, ज्यादा बेटर होता, क्योंकि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड का है, इसका थोड़ा एक अगर आपने सुना होगा, इसका एक क्या नाम है, क्वांटिटेटिव अप्रोच ये फॉलो करते हैं, ये ज्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर का जो है थोड़ा बहुत जो ब्रेन है, जो स्टॉक एनालिसिस होती है, वो थोड़ा बहुत कम यूज करना पड़ता है, जो कि ज्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस पे डिपेंडेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉलो किया जाता है। तो उस मामले में देखा जाए तो एक्सपेंशन थोड़ा कम हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कम नहीं है, फिर भी बुरा भी नहीं है। 0.7% ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा एक्सपेंस के मामले में। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, मान लीजिए आपने एक साल से पहले एग्जिट मार लिया, तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर मान लीजिए आपने एक साल के बाद एग्जिट मारा, तो आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर मान लीजिए आपने एक साल से पहले एग्जिट मार दिया, तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एक साल के बाद आपने एग्जिट मारा, तो एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ये जो टैक्स है ना, यह तभी लागू होता है जब आप इंडियन इनकम टैक्स लैब में आते हैं, तो तभी आप इसको फॉलो करेंगे, वरना आप इसको इग्नोर मार सकते हैं। अब हमें मार्केट कैपिटल के बारे में बात करें, तो देखिए यहाँ पे मिड कैप का एलोकेशन जो है वो 3.6% का एलोकेशन है। स्मॉल कैप का अगर आप एलोकेशन देखेंगे तो 67.51% का एलोकेशन है। लार्ज कैप में देखा जाए तो 24.55% का एलोकेशन है, और अदर्स में देखा जाए तो 4.34% का एलोकेशन है। तो अब एलोकेशन के मामले में देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर क्राइटेरिया फॉलो किया गया, जो कि सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। देखिए, जो सेबी गाइडलाइन के हिसाब से बताया गया है कि अगर मान लीजिए आप एक कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को पिक करेंगे, जैसे मान लीजिए आप स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड पिक कर रहे हैं, तो स्मॉल कैप कैटेगरी में आपका मिनिमम क्या कहते हैं 65% का एलोकेशन स्मॉल कैप के स्टॉक में होना चाहिए। तो ये एक जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन्होंने ये मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो कर रखा है, 67% तक का, 67.51% तक का एलोकेशन कर रखा है। उसके अलावा जो बचे, उन्होंने लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है ज्यादा, आप देख पा रहे 24.55% का एलोकेशन है। तो यहाँ पे इन्होंने रिस्क को कम करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे रिस्क कम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटेटिव अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है। क्वांटिटेटिव मतलब जैसे मैंने को बताया कि थोड़ा बहुत एआई या मशीन लर्निंग को यूज करके ये मतलब स्टॉक को पिक करते हैं, और थोड़ा बहुत कम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। मतलब जो फंड मैनेजर का जो ब्रेन होता है वो थोड़ा कम यूज किया जाता है, उनके फंडामेंटल एनालिसिस कम यूज किए जाते हैं। तो फिर उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो इसीलिए यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा बन जाता है। तो इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि मतलब वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिली है, और रिटर्न भी बहुत हाई देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, मैं मार्केट कैपिटल के बारे में मामले में इसको एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि उन्होंने रिस्क को कम करने की कोशिश करी गई है। लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल कैप का जो इनका इन्वेस्टमेंट है, वो थोड़ा, उसका जो अप्रोच है वो थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच है, मतलब एग्रेसिव से भी एग्रेसिव है। क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहता है, लेकिन यहाँ पे एग्रेसिव में भी से भी ज्यादा एग्रेसिव है। अब यहाँ पे टॉप 5 सेक्टरल फंड एलोकेशन की बात करें, तो यहाँ पे 5 जो सेक्टर है जिनका इनका एलोकेशन बहुत ज्यादा हो रखा है, वो आपका फाइनेंशियल सर्विसेज, इनका 20.94% का एलोकेशन है। एनर्जी सेक्टर में 18.46% का एलोकेशन है। हेल्थ केयर सेक्टर में 15.01% का एलोकेशन है। कंज्यूमर साइकिल में 13.68% का एलोकेशन है। बेसिक मटेरियल्स में 8.01% का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में देखा जाए, ऊपर के जो 5 ये सेक्टर्स है ना, ये अच्छे खासा रिटर्न दिलवाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा सेक्टर एलोकेशन के मामले में। इन्होंने प्रॉपर्ली डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो कर रखा है, प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कर रखा है, हर एक सेक्टर में अपने स्टॉक और फिर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये भी सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा सेक्टर एलोकेशन के मामले में। और अगर फंड मैनेजर्स की बात करें, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि करीब करीब आपको 7 फंड मैनेजर मिलेंगे, 7 फंड मैनेजर्स, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। देखिए, आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, संजीव शर्मा इनका एक्सपीरियंस है 8.9 ईयर्स का। अंकित ए पांडे इनका एक्सपीरियंस है 5.62 ईयर्स का। संदीप टंडन इनका एक्सपीरियंस है 4.64 ईयर्स का। उसके बाद वरुण पटानी इनका एक्सपीरियंस है 3.73 ईयर्स का। उसके बाद आयुष कुंभात इनका एक्सपीरियंस है 0.7 ईयर्स का। समीर काटे इनका एक्सपीरियंस है 0.4 ईयर्स का। और लास्ट में आपका युग तिब्रेवाल इनका एक्सपीरियंस है 0.4 ईयर्स का। तो ये तीन लास्ट के जो 3 मैंने आपको बताया, ये बेसिकली न्यूली ज्वाइंड है। लेकिन जो पहले के जो आप 4 आप देख पा रहे कि जो संजीव शर्मा है, अंकित ए पांडे, संदीप टंडन और वरुण पटानी, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे खासे एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स है। तो यहाँ पे देखिए, क्वालिटी के मामले में और क्वांटिटी के मामले में क्वांटिटी भी ज्यादा है, जो फंड मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। और क्वालिटी के मामले में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। आप देख पा रहे कि 8.9 ईयर्स है, और वो भी और भी 3-4 फंड मैनेजर्स है जो कि बहुत अच्छे खासे 5 साल, और आप देख पा रहे कि 6 साल ऐसे के करीब करीब एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर के मामले में एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्वालिटी के मामले में भी, क्वांटिटी के मामले में भी। मतलब आपको फंड मैनेजमेंट में ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज, आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस का भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है फंड मैनेजर।
तो यहाँ पे फंड मैनेजर के बारे में सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। रेटिंग की बात करते हैं, इसको 4/5 रेटिंग मेरी पर्सनल रेटिंग रहेगी। देखिए इस फंड में आप देख पा रहे बहुत ही फेमस फंड है ये, आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। बहुत मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी का जब म्यूचुअल फंड के बारे में बात आती है तो सब बोलते हैं यार क्वांट की तरफ इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन हाँ लास्ट के जो 1 साल में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको पता होगा कि मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना कितना रिस्क रहता है। क्योंकि आप देख पा रहे कि मतलब जो स्मॉल कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड है लास्ट के जो 1-1.5 साल है वो बहुत ही नीचे जा रहे हैं, बड़ी तेजी से नीचे गया, उनका इंडेक्स फंड भी नीचे गया। अगर आप देखेंगे 35 से 40% तक का तो आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड गया है। अगर आप दूसरे स्मॉल कैप फंड अगर आप देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए टाटा स्मॉल कैप फंड हो गया या फिर आपका वो आपको थोड़ा कम ज्यादा मतलब कम गिरता हुआ दिखेगा, लेकिन वो भी आपको 25 से 30% तक का गिरता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपको यहाँ पे रिस्क तो पता चल रहा होगा। तो मैं आपको ओवरऑल कंक्लूजन बताऊं, देखिए जो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट काट रखा है, आप देख पा रहे कि 5 में से 4 रेटिंग दे रखी है, एक एक मैंने काट रखा है, वो आपका रिस्क बहुत ज्यादा है। आप देख पा रहे हैं रिस्क कैटेगरी की कंपैरिजन में बहुत हाई है। आप देख पा रहे हैं कि जो बीटा स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत हाई है, तो ये रिस्क पे रिस्क लेके चलता है और क्वांटिटेटिव अप्रोच को फॉलो करता है, जो फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा कम करता है। और बाकी जो देखा जाए रिटर्न तो वो इतना ज्यादा दे रहे हैं कि लोग तो रिटर्न के पीछे भागते हैं। अगर आपके पास जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा बहुत मतलब एक्स्ट्रा पैसा है या फालतू का पैसा है, तो आप ऐसे पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वरना आप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे ज्यादा रिस्की फंड है। अगर आप दूसरे स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड देखेंगे तो वो थोड़ा कम रिस्क लेके चलते हैं, वो भी रिस्क लेके चलते हैं, तो ये रिस्क पे भी रिस्क लेके चलता है। तो अगर आपके पास टाइम फ्रेम मिनिमम 7 साल है, 7 से 10 साल, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें और कंसिस्टेंटली मिनिमम एसआईपी करेंगे तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। और अगर आपको इमरजेंसी टाइम में कोई कैश नहीं चाहिए, अगर मान लीजिए आप इमरजेंसी टाइम में आपके पास अलग से कैश आपने रख रखा है, कोई जरूरत नहीं है, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वरना बिल्कुल भी मत करिए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट के जो 1-1.5 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन्हें पता होगा म्यूचुअल फंड के बारे में कि कैसा रिटर्न दिलवा रहा है लास्ट के 1-1.5 साल में और कितना क्रैश हुआ है। क्योंकि उससे पहले अगर आप देखेंगे 1 साल से पहले जो मैं वीडियो बनाता था उसमें मेरे को लोग गाली देते थे आपने क्वांट स्मॉल कैप फंड का नाम क्यों नहीं लिया, लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क पे रिस्क ले लेते हैं, तभी मैं इसलिए नाम नहीं लेता। तो आप यहाँ पे खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी कि मैंने बोल दिया आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एक रिव्यू दे रखा है। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं सिर्फ आता रहता हूँ। थैंक यू।